वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 18वें लेसन प्लान के बारे में, जिसका प्रकरण है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 17 तक के लेसन प्लान को बनाया है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि हम अपना 18वां लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू से ही बताती हूँ कि सबसे पहले आप पाठ योजना डालेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप नंबर डालेंगे। हमारा आज 18वां वीडियो है, यानी 18वां लेसन प्लान है, तो हम 18 डालेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम है। विद्यालय का नाम में आप जहाँ टीचिंग आपकी लगी होगी उसका नाम आप डालेंगे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। आपका विषय है इतिहास और प्रकरण है हमारा सुभाष चंद्र बोस। चक्र में आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे दिनांक भी और कक्षा भी अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। अवधि आपकी 35 या 40 मिनट होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें डालेंगे। अब आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सामान्य उद्देश्य जो है विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य जो है प्रकरण से संबंधित होता है। तो हमारा जो विषय है वो तो इतिहास ही रहता है सभी पाठ्य योजनाओं में। तो सामान्य उद्देश्य आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी पहले पाठ्य योजना में अगर सामान्य उद्देश्य आपने लिख लिया है तो उसके बाद सभी पाठ्य योजनाओं में आप पूर्ववत लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सामान्य उद्देश्य में क्या लिखें। तो फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य का वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु देखने को मिल जाएंगे। पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। अब हम इनके अंदर के पॉइंट को देखेंगे। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला बिंदु है छात्र सुभाष चंद्र बोस के विषय में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा छात्र आज़ाद हिंद फौज के बारे में जान सकेंगे। मैंने आपको बताया है ज्ञानात्मक में आपको वही लिखना है कि आप छात्रों को किस विषय में जानकारी देंगे और छात्र क्या जान सकेंगे। तो यह सारी चीज़ें इसमें लिखना है। यह देखिए, ज्ञानात्मक में जान सकेंगे आना चाहिए, इसका ध्यान देंगे आप। फिर आपका बोधात्मक है। बोधात्मक बोध मतलब होता है समझना, यानी छात्र जो हैं आपके जो हैं उसको समझ चुके हैं। तो बोधात्मक उद्देश्य का पहला है छात्र को अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के नीतियों का बोध होगा। दूसरा बिंदु है हमारा छात्र को आज़ाद हिंद फौज की कार्यशैली का बोध होगा। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य यानी जो पढ़ने सीखने के बाद जो वह छात्र क्रिया करेंगे उसको आप क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो जैसे क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र सुभाष चंद्र बोस के कार्यों व ये देखिए कार्य व जीवन से प्रभावित होंगे व उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा है हमारा छात्र शोषण व गुलामी का विरोध करना आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस से सीख सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में मैंने आपको बताया है आप जो कक्षा में जिन उपकरणों का जिसका भी आप प्रयोग छात्रों को समझाने के लिए करते हैं उसे सहायक सामग्री में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या उपयोग किया गया है, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर, और इसके साथ क्या लिख सकते हैं आप, चौक, डस्टर, कक्षों उपयोगी उपकरण इत्यादि आप लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान देख लीजिए। पूर्व ज्ञान लगभग सभी का एक ही होता है, उसमें बस प्रकरण का जो है नाम होता है वही चेंज करके लिखना होता है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी सुभाष चंद्र बोस व स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विभिन्न आंदोलनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावना प्रश्न सही क्रम में हो, उनका जो सीक्वेंस है वह बराबर हो, और जो हमारा प्रकरण है उससे रिलेटेड हमारे प्रश्न प्रस्तावना के होने चाहिए।
अब हमारा पहला प्रश्न है, अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन कौन से प्रमुख नारे दिए गए? तो छात्र क्या है? छात्रों का उत्तर है इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो यह हमारा है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, आप प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 3 से 4 कर सकते हैं, 4 से 5 भी आप कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है, परंतु 3 से कम और नहीं होना चाहिए। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है हमारा समस्यात्मक प्रश्न, यानी छात्रों को सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आप वह प्रकरण ही आपका वह है, आप पढ़ाएंगे तब उनको पता होगा। तो अब आप इसका स्पष्टीकरण आगे देंगे। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करेंगे आप, प्रस्तुतिकरण लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। शिक्षण बिंदु में आप यही हेडिंग डालेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। तो आप 4 कॉलम बनाएंगे, एक शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया यानी छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, या मैंने बार बार आपको वीडियो में बताया है। यहाँ पर देखिए विकासात्मक डालेंगे आप, विकासात्मक प्रश्न। उसका पहला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जानते हैं? तो छात्र क्रिया, छात्रों को पता है नेताजी नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे नेताजी लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप उसी को उतार देंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, यह बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप बना लेंगे, स्पष्टीकरण दे लेंगे, उसके बाद आगे जब न्यू पेज आएगा तब आप बनाएंगे। फिर आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं इस प्रश्न का, जो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न, अच्छा यह समस्यात्मक प्रश्न होता है तभी आपको स्पष्टीकरण देना है, और यदि समस्यात्मक प्रश्न नहीं है तभी आपको छात्रों को पढ़ाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छात्रों को वह चीज़ें पता होती हैं। तो अब देखिए स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है, सुभाष चंद्र जी का जन्म उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। 1920 ईस्वी में इन्होंने महत्वपूर्ण ICS की परीक्षा पास की, हालांकि मुख्य परीक्षा में शामिल न हुए। आगे वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। वे चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। किसको गुरु मानते थे? चित्तरंजन दास को। वे स्वराज नामक पत्र की शुरुआत भी की है। उन्होंने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? स्वराज। ये आपके परीक्षाओं में कभी कभी पूछता भी है। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप इन मेन पॉइंट्स को लिख देंगे, जैसे नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखिए श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है, इन्होंने स्वराज नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। अब देखिए वे स्वराज नामक समाचार पत्र की शुरुआत भी की है, साथ ही फॉरवर्ड नामक पत्रिका के संपादक भी थे। यह फॉरवर्ड आपका परीक्षाओं में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। साथ ही फॉरवर्ड नामक पत्रिका के संपादक भी थे। 1938 तक वे भारत व कांग्रेस के एक जाने माने नेता हो गए थे और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। देखिए एक बार यह भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। यद्यपि कि महात्मा गांधी से विरोध के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। यह भी पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो संगठन है उसकी स्थापना किसने की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? तो 1939 ईस्वी में की। श्यामपट्ट कार्य में आप मेन पॉइंट्स को लिखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। तो बोध प्रश्न की संख्या आप 2 से 3 कर सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो पहला प्रश्न हमारा, नेताजी ने किस पत्रिका की शुरुआत की? उत्तर है स्वराज। श्यामपट्ट कार्य में भी आप वही लिख देंगे, छात्र क्रिया में आप स्वराज लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र की आज़ादी में क्या योगदान था? तो यह छात्रों को नहीं पता, समस्यात्मक प्रश्न है।
जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो यह देखिए यहाँ पे न्यू पेज है, तो यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों से सशस्त्र युद्ध के द्वारा ही आज़ादी मिल सकती है, अतः 1943 ईस्वी में जर्मनी व जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। कब पुनर्गठन किया था आज़ाद हिंद फौज का? 1943 में। अब यह छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ से श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में किया। फिर ये देखिए आगे, इसमें आम नागरिकों के साथ स्त्री सैनिकों का भी एक दल था जिसे झांसी रेजिमेंट कहा गया। यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि झांसी रेजिमेंट में कौन थी, तो स्त्रियां थी। कब? 1943 में। फिर हमारा आज़ाद हिंद फौज के सिपाही, इनको नेताजी कहते थे। इनका जो उपनाम है वो नेताजी है। उपनाम में यह भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, तो नेताजी था। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद व दिल्ली चलो के नारे दिए। यह देखिए, आप इसको श्यामपट्ट कार्य में लिख सकती हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए? जय हिंद व दिल्ली चलो के नारे दिए। वे भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी आपके प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। फिर आप देखिए आगे, आज़ाद हिंद की सेना रंगून से कूच करके दिल्ली प्रस्थान की, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में 1944 में जापान की पराजय के बाद इनका अभियान रुक गया और इन सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चला। अब हमारा आता है स्पष्टीकरण देने के बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। तो बोध प्रश्न देख लीजिए। बोध प्रश्न में पहला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। दूसरा है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही इनको क्या कहते थे? तो अभी आपको पढ़ाए ऊपर क्या कहते थे? नेताजी कहते थे। बोध प्रश्न आपको स्पष्टीकरण जो आप देते हैं उन्हीं से बोध प्रश्न आपको पूछने होते हैं। फिर उसके बाद है हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। आपको समय का ध्यान रखना होता है, इसलिए ज़्यादा पेज का आपको इस लेसन प्लान नहीं बनाना होता है। मुश्किल से 5 पेज या 6 पेज का लेसन प्लान होना चाहिए। फिर हमारा है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने आपको बताया है कि प्रकरण से रिलेटेड जो प्रश्न है, नए प्रश्न या जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उसी में से प्रश्न आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछने होते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्त्री रेजिमेंट का क्या नाम था? झांसी रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब हुआ? तीसरा प्रश्न है, तो 1944 ईस्वी में हुआ। किस देश की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ? जापान व जर्मनी की सहायता से हुआ। अब आता है हमारा गृह कार्य। अगला हेडिंग है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए आपको लिखना है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में छात्र जो है घर से लिखकर लाएंगे। फिर सबसे लास्ट हेडिंग आपकी आती है समीक्षा की, जिसका हेडिंग आप डाल देंगे, डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि समीक्षा में आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है जो आपकी फाइल को साइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।